Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome all of you to my YouTube channel Education Leopard. First of all, if you have not subscribed my channel, please subscribe it for more educational and motivational content. So guys, today we are talking about A Tiger in the Zoo, a beautiful poem written by Leslie Norris. And the full name of our poet is George Leslie Norris. First of all, I will give you a short introduction of the poet and then we'll talk about the poem. So, George Leslie Norris, 1921 to 2006. He was born in 1921 and he died in 2006. He was a prize winning Welsh poet. Welsh, that means Leslie Norris वेल्स के रहने वाले थे. Norris is considered as most important Welsh writers of the post-war period and his literary works have won many prizes. बहुत ही important Welsh writer थे जॉर्ज लेज़ली नॉरिस और इनके लिटरेरी वर्क्स बड़ा कमाल का था. बहुत सारे प्राइजेस मिले. कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क्स जो हुए हैं, फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड वेंडर, फेनिक्स, लिविंग पोर्ट्स सीरीज जिसका नाम था रैंसम्स एंड सो मैनी. So, this was the short introduction of the poet. Now we talk about a very brief information about this poem. This poem, as we have already discussed, is written by Leslie Norris. He explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. तो ये क्या बताते हैं? एक टाइगर का जो असहायापन है वो किसी से हेल्प नहीं ले सकता है और ना हेल्प कर सकता है. इवन वो खुद की हेल्प नहीं कर सकता एक टाइगर जब वो जू में होता है, क्योंकि ही इज़ केज्ड. केज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? वो पिंजरे में है. जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डिपिक्ट करने की कोशिश की है यहाँ पे. अगर हम पोएम को ऐसे पढ़ते हैं तो वील easily get to know what actually the agony and helplessness the tiger is going through. The tiger in the zoo is brave. He can wander here and there with his own choice. But जब एक टाइगर पिंजरे में है, एक जू के अंदर है, तो एगनी, वो बड़े ही दुख दर्द में है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा असहाय है. ना तो वो किसी की हेल्प ले सकता है, ना ही किसी की हेल्प कर सकता है. इवन वो खुद की हेल्प नहीं कर सकता जो टाइगर है. नाउ द पोएट एक्सप्लेन्स द कंडीशन ऑफ एनिमल्स जिनको ह्यूमन बींग्स अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए केस्ड करके रखते हैं, चाहे वो जू में हो, चाहे वो सर्कस में हो या कहीं और भी. लोग अपने मज़े के लिए एनिमल्स को रखते हैं जबकि उनकी कोई वेलफेयर की किसी को कोई परवाह नहीं होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेटायर विच इज़ शोन ओवर हियर कि लोग अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के लिए ये सब करते हैं जब वो जानवरों को पकड़ कर रखते हैं. Now comes the first stanza of the poem. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स मैंने देखे हैं, जैसे स्टॉक्स मीन्स फॉलोज, विविड दैट मीन्स ब्राइट कलर, जैसे टाइगर की जो स्किन है दैट इज़ ब्राइट येलो. पैड्स दैट मीन्स पॉज ऑफ द टाइगर, रेज इज़ एंगर. Now here the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. वो कहता है कि टाइगर अपनी ब्राइट कलर्ड स्किन के अंदर रहता है, जैसे उसकी स्किन है जो ब्राइट कलर है, येलो ब्राइट, एंड वो केज जो पिंजरा है वो बहुत ही छोटा है और वो बहुत ही क्वाइटली उस पिंजरे के अंदर घूमता रहता है. He further says that tiger can take only a few steps because the cage is very small. वो बड़े ही क्वाइट, बड़े ही शांतमयी तरीके से उस पिंजरे के अंदर घूमता है. उसके पैरों की आवाज़ नहीं है, जैसा ही कहा गया है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, दैट मीन्स जो उसके पैरों की आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आती है. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, बिकॉज दीज आर टू एडजेक्टिव्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग. क्वाइट इज़, जैसे क्वाइट है इसका मतलब है शांत और रेज का मतलब है गुस्सा. अब गुस्सा शांत कैसे हो सकता है? और इसको एक लिटरेरी डिवाइसेस का नाम दिया गया है, दैट इज़ ऑक्सीमोरन. इसको ऑक्सीमोरन बोला जाता है जब दो एडजेक्टिव्स जो कि ऑपोजिट है मीनिंग में, जब वो इकट्ठे लिखे जाते हैं. सो यहाँ पे बताया गया है कि टाइगर वो अपने हेल्पलेसनेस को कैसे शो कर रहा है. वो जितना उसको गुस्सा है अपने पकड़े जाने का, अपने कन्फाइन होने का, अपने कॉर्नर्ड होने का,
वो अपनी नेचर के अंदर ही दबा के रखा हुआ है, अपने अंदर ही उसने गुस्से को दबा के रखा हुआ है और वो आराम से जस्ट अपने पिंजरे के अंदर घूम रहा है. दैट इज़ इट. नाउ द लिटरेरी डिवाइसेस. पर्सोनिफिकेशन हैज़ बिन यूज्ड बिकॉज टाइगर को एज अ पर्सन यहाँ पे दिखाया गया है. जब पोइट कहता है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. मेटाफर, उसके पॉज को कंपेयर किया गया है वेलवेट से. दैट इज़ मेटाफर. एंजेममेंट दैट मीन्स जो पहली लाइन है, पहली के बाद दूसरी लाइन आ रही है, तो यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया. इमेजरी. Poet tries to create an image about the tiger. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. जब पोइट ये चीज़ बोलता है तो हमारे दिमाग में, रीडर के दिमाग में ये चीज़ घूमती है, इमेजरी क्रिएट होती है. कॉन्सोनेंस, जो स का साउंड है, स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, तो ये स का साउंड बार बार रिपीट हुआ है, दैट इज़ कॉन्सोनेंस. एंड एजोनेंस वो होती है जब वॉल साउंड यानी कि इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो ई का साउंड है ये बार बार रिपीट हुआ है. और ऑक्सीमोरन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जहाँ पे दो एडजेक्टिव्स जो कि ऑपोजिट इन मीनिंग हो, जब वो इकट्ठे आते हैं देन इट बिकम्स ऑक्सीमोरन. सो द सेकंड स्टेंजा, नाउ इट स्टार्ट्स विद ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटरफॉल वेयर प्लम्प डियर पास. सो लर्किंग का मतलब क्या है? टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे. अपने शिकार के लिए इंतज़ार करना. टाइगर बड़े छुप के बड़े आराम से देखता है, बहुत ही केयरफुल तरीके से. नाउ द पोइट सेज दैट इफ दिस टाइगर वॉज फ्री ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज so that he could easily catch a deer in order to have it as its food. Basically, the poet wants to say that the actual life of a tiger is to live in jungle where he could easily get his prey. अपने शिकार को जहाँ पे वो आसानी से पकड़ सकता है, आसानी से पकड़ कर अपना भोजन कर सकता है, अपना खा पी सकता है. सो यहाँ पे वो ये चीज़ नहीं कर सकता, उसके नेचर के विपरीत काम हो रहा है यहाँ पे. बिकॉज जंगल में तो उसे शिकार को मार के खाना होता है और यहाँ पर उसको शिकार को मारने की ज़रूरत नहीं है. तो उसकी जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक ट्रेट है उसके अंदर भगवान की तरफ से उसको मिली हुई, वो यहाँ पे उल्टी हो रही है. सो अगेन एंजेममेंट एज अ लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर. यू कैन सी देयर इज़ नो comma or full stop in the second last and last line. And even the end at the line we have it as a full stop. The line continues to next line without punctuation marks, sliding through and deer pass. So here we don't have any full stop or comma in between. Now alliteration is the use of sound per. It is not p, the sound is per at the start of two words. जब स्टार्ट हो रही है लाइन तो वहाँ पे हम देखेंगे कि दो वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम वर्ड्स हैं और कॉन्सोनेंट हैं. ये एलिट्रेशन. इमेजरी, अगेन इमेजरी हैज़ बिन क्रिएटेड बाय द पोएट. टाइगर्स एक्टिविटीज़ लाइक लर्किंग इन द शेडो, वो छुप कर देख रहा है अपने शिकार को. सो इट इज़ ऑल्सो इमेजरी. So we have the third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. So snarling is warning sounds made by animal, जो अपने warning sounds देते हैं वो. bearing, uncovered, यानी कि ये uncovered है. fangs, sharp tooth of animals, स्पेशली अगर हम टाइगर की बात करें कितने sharp tooth होते हैं. The poet says that if the tiger would have been free, he would have snarled around the houses located at the outskirt of the forest. तो अगर वो फ्री होता, अगर यही टाइगर फ्री होता, जंगल में होता, तो आसपास के गांव में उसने दहशत मचाई होती, सभी लोग उससे डर रहे होते, बिकॉज उसकी नेचर ही यही है. He would terrorize people with the sharp tooth and claws. This would create fear among the people living in the villages. आसपास के लोगों में उसका बहुत ही ज़्यादा डर होता. Now let's see the literary devices. यहाँ पे ओनोमेटोपिया यूज़ हुई है, यूजिंग वर्ड्स विच डिनोट साउंड. जैसे स्नालिंग का हमें पता है कि उसकी जैसे दहाड़ है, शेर की जो दहाड़ है, टाइगर की जो दहाड़ है, उसको एक वर्ड दिया गया है स्नालिंग. ओनोमेटोपिया इसको बोला जाता है. एजोनेंस हम पहले रिपीट कर चुके हैं. कॉन्सोनेंस हम पहले रिपीट कर चुके हैं, जहाँ पे वॉल एंड कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स एंजेममेंट इज ऑल्सो देयर.
Now comes the stanza 4. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, sticking the length of his cage, ignoring visitors. Now, concrete, we all know that concrete building made of very, strong bricks, sand, water, cement, these are the things. Now, the poet कम्स टू रियलिटी ऑफ द टाइगर. अब वो रियलिटी की बात कर रहा है. सबसे पहले हमने देखा कि स्टेंजा 2 और 3 में उसने ये बात की कि अगर वो जंगल में होता तो कैसा होता. नाउ कम्स द रियलिटी. रियलिटी क्या है जब वो केज में है. He says that the tiger is confined in a strong cell which is made of strong building material. He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness, उसका जो खुंखारपन है, ferociousness, वो भी बिहाइंड द बार है, वो भी एक तरह से कैद में है. ही जस्ट स्टॉक्स इन हिज केज, बस वो अपने पिंजरे के अंदर इधर उधर चल रहा है, दैट्स इट. ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज विजिटर्स बिकॉज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द केज. देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक देम. तो अपनी नेचर के विपरीत, अपनी नेचर के विपरीत है वो यहाँ पे. नाउ सेम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है जब उसको टाइगर को ही कहा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. एजोनेंस अगेन यहाँ पे ई का साउंड, ही लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल. सो जी ई का साउंड है एजोनेंस, बार बार रिपीट हुआ है. कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस दैट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड. स, हिज, स्ट्रेंथ, यू कैन से बार्स. सो यहाँ पे स का साउंड रिपीट हुआ है. अगेन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज ऑफ ब एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स, बिहाइंड और बार्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टैंजा. He hears the last voice of night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So patrolling हम देखते हैं patrolling to guard or to vigil. That means patrolling cars होती हैं जो इधर उधर नज़र रख रहे हैं, जो वहाँ के सेफ गार्डियंस हैं वो लोग. So the poet says that in the night the tiger hears the sound of patrolling cars only. Patrolling cars are the vehicles of police. ओके जैसा मैंने आपको कहा, जैसे ज़ू के अंदर जो गार्डियंस होते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड द पुलिस व्हीकल्स, और यू कैन से द पीपल हु आर पेट्रोलिंग हियर एंड देयर इन द ज़ू, विच आर यूज टू गार्ड द नाइट, गार्ड एट नाइट आई वुड से. सो in the night the tiger hears the sound of these cars only. He then stares at the shining stars with his shining eyes. उसकी eyes यानी कि उसकी आँखों में चमक है और वो चमकते सितारों की तरफ देखता है. The poet wants to say that the tiger is sad as he is confined in the cage, so he cannot do anything. Therefore, he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. अब टाइगर बेचारा एक तरह से कन्फाइन है, वो कॉर्नर्ड है और जस्ट वो देख ही सकता है इधर उधर, तारों की तरफ देखता है और अपनी सैडनेस को भूलने की कोशिश करता है. सो द लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज्ड ओवर हियर, एनजेममेंट, लाइन 3 continues to line 4 without any punctuation mark, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो बीच में कॉमा नहीं है. Alliteration, use of sound ह in the starting of two words, he hears. Assonance, as we already know that it is use of a vowel letter, vowel sound, use of a sound with his brilliant. So these are the literary devices which are used in this poem. We have already talked about enjambment, alliteration, assonance, and now this is all about it. Thank you very much for your kind cooperation. Please subscribe this channel, like and share this video. This is Deepak Verma signing off. Thank you very much.